गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम 21 जुलाई का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे हमें जैसा पता है मॉनसून सेशन होने वाला है अभी पार्लियामेंट में। तो उसमें जो है ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर जब डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है सीज़ फायर कराया और पीस ब्रोकर कराया, और जो बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है वोटर लिस्ट को अपडेट करने का, तो उसमें फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो इस पे डिस्कशन की मांग की है ऑपोजिशन ने, है ना। और हम देख लेते हैं कि जो है सेशंस के बारे में देख लेते हैं। इंडिया में जनरली हर साल 3 सेशंस होते हैं, और जिसमें फर्स्ट सेशन जो होता है वो होता है बजट सेशन। बजट सेशन बेसिकली जो है आपका फरवरी से मई के बीच में चलता है, ठीक है। और ये सबसे लंबा और इम्पोर्टेंट सेशन होता है। फिर जो सेकंड सेशन होता है वो मॉनसून सेशन होता है, जो कि अभी होने वाला है, जो कि बेसिकली आपका जुलाई से अगस्त के बीच में होता है। और इसमें 2 पार्ट्स में होता है ना। और इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, बिल्स और नेशनल इश्यूज़ पर डिस्कशन होता है। फिर उसके बाद में थर्ड जो सेशन होता है विंटर सेशन, जो कि नवंबर दिसंबर में होता है ना। और तो ये 3 सेशंस होते हैं। और जो आर्टिकल 85 में बेसिकली बोला गया है कि 2 सेशंस के बीच में जो है 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, है ना। should be less than or equal to 6 months. तो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, कैलाश मानसरोवर यात्रा गिविंग अ न्यू इम्पेटस टू टाइज सेज चाइनीज इनवॉय। तो चाइना के एम्बेसडर ने बेसिकली संडे को कहा कि चाइना अब इंडिया के साथ बॉर्डर मैनेजमेंट रूल्स जो है वो रिफ़ाइन करना चाहता है, स्पेशली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 4 साल पुराने मिलिट्री स्टैंड ऑफ के बाद। तो जो बोला कि उन्होंने कि बेसिकली चाइना चाहता है कि दोनों देश की मिलिट्री और जो डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू बात करें, और इक्वल कंसल्टेशन और म्यूचुअल सिक्योरिटी के बेसिस पर बॉर्डर कंट्रोल रूल्स को जो है तैयार करने को तैयार हैं वो। और चाइना ने दोबारा कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा शुरू करने का सिग्नल दिया है, और ये इंडिया चाइना टाइज़ में पॉजिटिव पुश बताया गया है। और दोनों देश के बीच में जो है इंडिया चाइना फ़्लाइट्स पर भी काम चल रहा है। और कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ जो बताए जाते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जो है चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, जिस पर इंडिया ने क्रिटिसिज्म किया, है ना। और लेफ्टिनेंट जनरल ने भी कहा कि चाइना ने पाकिस्तान को बोरोड नाइफ जैसा यूज़ किया है। और चाइना ने साउथ एशिया में बेसिकली पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के साथ ट्राइलेटरल मीटिंग की, और इंडिया के रोल को कट आउट करने के एलिगेशंस पर चाइना ने बेसिकली कहा कि इंडिया वेलकम है किसी भी इनिशिएटिव को ज्वाइन करने के लिए, इंक्लूडिंग ब्रॉड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बट इंडिया ने उसे ज्वाइन करने से मना किया। और अगर चाइना और साउथ एशिया के ट्रेड की बात करें, है ना, साउथ एशिया और चाइना के ट्रेड की बात करें तो ये लगभग $200 बिलियन से बढ़कर अब $200 बिलियन तक पहुंच गया है ना। तो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली, इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो है किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने का प्रोसेस क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली किसी भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने के 2 ग्राउंड्स हैं। एक तो प्रूवन मिसबिहेवियर और दूसरा इनकैपेसिटी, है ना। और तो प्रोसेस क्या है बेसिकली, अगर आपको किसी भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को रिमूव करना है तो एक मोशन लाना होगा। इन जो अगर लोकसभा में ला रहे हैं तो मिनिमम 100 जो एमपीज़ का वो आपको सपोर्ट चाहिए होगा साइन किया, और राज्यसभा में अगर ला रहे हैं तो जो है मिनिमम 50 एमपीज़ का साइन किया हुआ वो चाहिए, है ना, मोशन। तो अगर लोकसभा में तो स्पीकर इसको अगर एडमिट करते हैं और राज्यसभा में चेयरमैन एडमिट करते हैं, तो एक इंक्वायरी कमेटी 3 मेंबर इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है ना, जिसमें कि कौन कौन होता है। एक सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, और एक चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के, ठीक है, और एक होते हैं डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। तो ये जो है मिल के एग्जामिन करते हैं चार्जेस और रिपोर्ट सबमिट करते हैं, ठीक है। और अगर कमेटी इनको गिल्टी फाइंड करता है तो जो है दोनों हाउसेज में मोशन पास किया जाता है। तो दोनों हाउसेज में स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू जो है वो पास होना चाहिए मोशन, जिसको बोलते हैं 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ठीक है। इस मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। अगर पास हो गया तो ये मोशन प्रेसिडेंट को भेजा जाता है, जो प्रेसिडेंट फिर इस पर साइन कर देते हैं और वो जज रिमूव हो जाता है। तो ये प्रोसीजर है पूरा। तो अभी न्यूज़ क्या है, ये जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, इन्होंने बताया कि 100 एमपीज़ जो है उन्होंने ऑलरेडी जो है
जस्टिस यशवंत वर्मा के रिमूवल के नोटिस पर साइन कर दिया है ना। और मार्च में बेसिकली हुआ क्या था कि दिल्ली हाई कोर्ट जज जो जस्टिस वर्मा के आउट हाउस से आधे जले हुए कैश बंडल्स मिले थे फायर इंसिडेंट के बाद, तो उसके बाद ये सब इनिशिएशन हुआ है प्रोसेस का। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है ई साक्ष्य ऐप के बारे में है। ई साक्ष्य ऐप जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बनाया है ना। ई साक्ष्य मतलब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, किसने बनाया है? डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। तो अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है वो लॉन्च कर रही है ऐप मैंडेटरी एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। तो ये बेसिकली क्या है कि ऑडियो वीडियो फ़ोटो एविडेंस कलेक्ट करती है क्राइम सीन्स पे। और बेसिकली इसको बनाया गया था भारतीय जो है नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंडर, है ना। और तो ये बेसिकली क्या है कि ब्लॉकचेन और डेटा इंटीग्रिटी से कनेक्टेड है, ठीक है। और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स इसका यूज़ करेंगे विटनेस करने के लिए रिकॉर्ड, और एविडेंस डायरेक्टली जो है वो मैजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा, ठीक है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली प्राइम मिनिस्टर टू विजिट यूके मालदीव्स दिस वीक। तो इनका विजिट बेसिकली प्राइम मिनिस्टर का 23 से 26 जुलाई को प्लान्ड है ना। तो यूनाइटेड किंगडम पहले जो है 23 जुलाई से 24 जुलाई के बीच जाएंगे, जहाँ पे बेसिकली लॉन्च करेंगे, ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेंगे इंडिया और यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रिव्यू होगा। और जो ट्रेड, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट, हेल्थ, एजुकेशन, इन सब पर भी जो है मुद्दे रहेंगे जो डिस्कस होंगे, और रीजनल और ग्लोबल इश्यूज़ पर भी चर्चा होगी। और मालदीव्स का जो प्लान है जो 25 से 26 जुलाई का, उसमें 60th इंडिपेंडेंस डे है मालदीव्स का, ठीक है। तो उसमें मोदी जी बेसिकली जो है गार्ड ऑफ ऑनर होंगे पीएम मोदी वहाँ पे। और इंडिया मालदीव्स जो है इकोनॉमिक और मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप का जो है रिव्यू भी होगा यहाँ पे, है ना। तो यूके विजिट से इकोनॉमिक जो टाइज़ हैं वो बूस्ट करेगा, जबकि मालदीव से इंडियन ओशियन रीजन में इंडिया का स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस जो है वो भी स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली जो है नेपाल के मिनिस्ट्री ने बोला है कि प्राइम मिनिस्टर जो वहाँ के केपी ओली जी हैं वो इंडिया विज़िट करेंगे 16 सितंबर को 2 दिन के लिए, है ना। और कॉन्टेक्स्ट ये कि वो जो वहाँ के प्रेसिडेंट है ये पहले प्रेसिडेंट बनने के बाद चाइना गए पहले, है ना, और जी जिनपिंग से मिले 2024 दिसंबर में, जो कि ट्रेंड को तोड़ता है। ट्रेडिशन क्या था कि पहले इंडिया को विज़िट करते थे जो भी प्राइम मिनिस्टर होते थे, और उसके बाद ये इनका पहला विज़िट है यहाँ पे, है ना। तो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे इंडिया विल एड्रेस कंसर्न्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन सिविल न्यूक्लियर सेगमेंट मिनिस्टर। तो यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जो है उन्होंने कहा है कि अब प्राइवेट सेक्टर्स जो है वो भी न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर ओपन करेगा प्राइवेट सेक्टर्स के लिए भी, है ना। और इसका टारगेट क्या रहेगा? 100 गीगावाट जो है एटॉमिक पावर के टारगेट को अचीव करना 2047 तक। और इसमें बेसिकली एटॉमिक एनर्जी एक्ट और सिविल लाइबिलिटी न्यूक्लियर डैमेज एक्ट में अमेंडमेंट प्लान्ड है दोनों में, और ये स्टेप जो है बजट में भी अनाउंस किया गया था। तो अभी क्या है, सिर्फ NPCIL और भाविनी और जो अश्विनी JV ये ही सिर्फ अभी तक जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट बना सकते हैं। फ्यूचर में प्राइवेट प्लेयर्स को भी एंट्री मिल सकती है ना, रूल्स एंड लॉ चेंज करने के बाद। और स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर्स के बारे में क्या बोलते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है कि साइंटिस्ट ने 50 से 300 मेगावाट का जो है स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर डेवलप कर रहे हैं पुराने थर्मल प्लांट्स में लगाने के लिए भी, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे एनुअल शेयर ऑफ एब्सटेंशंस इन इंडियाज़ वोट एट द यूनाइटेड नेशंस रीच ऑल टाइम हाई। एब्सटेंशन का मतलब होता है किसी भी मोशन को ना तो यस करना और ना ही नो करना, है ना, तो रिफ्रेन करना वोटिंग से। तो बोलते हैं कि दुनिया भर में जो पोलराइजेशन है वो बढ़ रहा है ना, पोलराइजेशन जो है वो बढ़ रहा है। और उसके चलते इंडिया ने UN में जो वोटिंग स्ट्रैटेजी है, वोटिंग स्ट्रैटेजी को चेंज किया है। और येस वोट्स जो होते हैं, इंडिया जो ये जिन मोशंस में येस वोट करता है वो कम हो गए हैं, और जो एब्सटेंशंस हैं बेसिकली एब्सटेंशंस ये जो है ये बढ़ गए हैं, लगभग 44% हो गए, हाईएस्ट एवर बताते हैं। और एक्सपर्ट्स का व्यू क्या है? एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि पोलराइज्ड वर्ल्ड में जो है कंसेंसस बनाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। और इंडिया जैसे मिडिल पावर के लिए एब्सटेंशन जो है वो एक फ्री एक्सप्रेशन टूल है,
है ना, फ्री एक्सप्रेशन टूल है, ये एक्सपर्ट्स का व्यू है। और रेजोल्यूशन सब बेसिकली जो है रेजोल्यूशन जो होते हैं कॉम्प्लेक्स होते हैं और मल्टी टॉपिक फोकस्ड होते हैं, है ना। जैसे क्रिसमस ट्री जैसे बोलते हैं कि अगर किसी रेजोल्यूशन का कुछ हिस्सा पसंद ना आए तो एब्सटेन करना बेस्ट ऑप्शन है, इसमें ये बोला गया है। तो इसमें बोल सकते हैं कि इंडिया का जो इंक्रीज्ड एब्सटेंशन एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन है, नॉन अलाइनमेंट और इंडिपेंडेंट स्टैंड का सिंबल। फिर जो अभी जून में बेसिकली एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट रिपोर्ट आई है, जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट हुआ था उसमें प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो कि बताते हैं इनकॉन्क्लूसिव है और जो पायलट का एक्शन है वो भी अनक्लियर है। तो अब इसमें बेसिकली सिस्टमिक इश्यूज जो है वो कुछ हाईलाइट किए गए हैं, जिसमें बोलते हैं कि जो लोगों का डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन और एयरलाइन रेगुलेशन जो है उसमें ट्रस्ट वो कम है लोगों का। दूसरा बोलते हैं कि एक्सेसिव जो पनिशमेंट होती है स्टाफ के लिए, एक्सेसिव पनिशमेंट स्टाफ के लिए, ठीक है। और कोई उनके लिए तो एक्सेसिव पनिशमेंट है, लेकिन इक्वल स्क्रूटनी जो है वो एयरलाइंस की नहीं होती इतनी, ठीक है, उतनी नहीं है। तो अब और बोलते हैं कि कोई भी मेंटल हेल्थ सेफ्टी नेट नहीं है, मेंटल हेल्थ सेफ्टी नेट नहीं है, ठीक है, एयर क्रू के लिए। तो इसमें बोलते हैं कि जो है सेफ्टी फेलियर अक्रॉस सेक्टर में क्या बोलते हैं कि डिज़ाइन और मेंटेनेंस को लेकर सवाल उठाते हैं कि डिज़ाइन और मेंटेनेंस में लो स्टैंडर्ड्स हैं और अनक्वालिफाइड जो है वो टेक्नीशियंस हैं, है ना। और दूसरा बोलते हैं कि जो है पायलट प्रेशर रहता है, ओवर वर्क रहता है पायलट्स को, और फैटिग रूल्स को भी इग्नोर किया जाता है, फैटिग रूल्स इग्नोर। तीसरा जो बोलते हैं कि जो एटीसी स्टाफ है उसका भी शॉर्टेज है ना। और जो ऑब्स्टैकल्स की बात करें नियर एयरपोर्ट, जैसे कि टॉल बिल्डिंग्स हो गई, तो उनको लीगली बाईपास कर दिया जाता है, ठीक है, लीगली बाईपास कर दिया जाता है। और जो पांचवा बोलते हैं इसमें, वो बोलते हैं कि रेगुलेटरी फेलियर में बोलते हैं रूल्स जो है वो मैनिपुलेट कर दिए जाते हैं, है ना, रूल्स मैनिपुलेटेड बाय मिनिस्ट्री। इसमें कुछ रिफॉर्म्स भी सजेस्ट करते हैं। क्या क्या रिफॉर्म सजेस्ट कर रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन जो भी होनी चाहिए वो बायस नहीं होनी चाहिए एयरलाइंस और रेगुलेटर्स के फेवर में, है ना। तो ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए जो भी इंक्वायरी होती है उसमें, ठीक है, नॉट फेवरिंग एयरलाइंस ओनली। दूसरा बोलते हैं कि मेंटल हेल्थ सपोर्ट होना चाहिए क्रू के लिए, मेंटल हेल्थ सपोर्ट फॉर क्रू, ठीक है। और रेगुलेटेड ड्यूटी आवर्स होने चाहिए ताकि फैटिग को अवॉइड करा जा सके, रेगुलेटेड आवर्स, ठीक है, ताकि टू अवॉइड फैटिग। अब बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन होना चाहिए विसल ब्लोअर्स को, ताकि जो कोई हाईलाइट करे कोई कमी तो उसको प्रोटेक्शन मिले, यानी प्रिवेंट रिटेलिएशन, एंश्योर जॉब सिक्योरिटी, है ना। और कोई टॉल बिल्डिंग जो है वो यहाँ पे ना बने बेसिकली, है ना, तो लीगली बाईपास ना किया जाए, इसको प्रॉपर चेक हो, है ना। नो मोर इलीगल टॉल बिल्डिंग नियर एयरपोर्ट। और एयरलाइंस को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए, जो है शुड नॉट प्रायोरिटाइज कॉस्ट ओवर सेफ्टी, तो सेफ्टी को जो है एयरलाइंस को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ओवर कॉस्ट। ये पूरा इस आर्टिकल में बताया गया है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल में बोलते हैं द डेजिग्नेशन ऑफ TRF एज अ टेरर ग्रुप शुड पुट मोर प्रेशर ऑन पाकिस्तान। तो अप्रैल 2025 में पहलगाम टेरर अटैक हुआ था, उसकी ज़िम्मेदारी बेसिकली द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली थी, है ना, जो कि लश्कर तैयबा का फ्रंट ग्रुप में जो है वो माना जाता है। और अब US ने जो है जो रेजिस्टेंस फ्रंट है उसको स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट और फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में जो है के अंदर डिक्लेयर किया है इसको, है ना, टेररिस्ट ग्रुप। और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसको टाइमली और इम्पॉर्टेंट स्टेप कहा है ना। और ये स्टेप इंडिया की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करेगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, जहाँ बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन को 1267 सैंक्शंस कमेटी में जो है डालने का एफर्ट है ना। और पहले TRF जो है का नाम UNSC जो है रेजोल्यूशन में नहीं था, है ना। अब US एक्शन से जो है उस गलती को सुधारने में मदद मिलेगी। और कंसर्न्स बोलते हैं US बिहेवियर के बाद कि इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर के बाद US ने कई बार इंडिया के नैरेटिव को चैलेंज किया और ट्रम्प ने क्लेम किया कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज़ फायर जो है वो कराया, ट्रेड प्रेशर डाल के कि दोनों से ट्रेड बंद कर देंगे।
और ट्रम्प ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है आसिम मुनीर को प्रेज़ भी किया, जो इंडिया के कंसर्न्स को बेसिकली अंडरमाइन करता है। तो इंडिया को क्या करना चाहिए, इसमें बोलते हैं कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन जो 1267 कमेटी है उसमें जो है इसको लिस्ट करवाने की कोशिश कंटिन्यू रखनी चाहिए, और डिप्लोमेटिक और लीगल प्रेशर मेंटेन करना चाहिए पाकिस्तान पर। और यूएस ने डिमांड करनी चाहिए यूएस से कि वो अपने प्रोमिसेस फुलफ़िल करें, है ना, जैसे तहवूर राणा के केस में एक्सट्रेडिशन केस में किया है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है, बेसिकली इंडिया कैन रिफ्रेन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिबेट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा कि आपको पता है क्या होता है कि किसी भी मशीन या कंप्यूटर को ऐसे ट्रेन करना कि वो ह्यूमन लाइक सोच सके, समझ सके और काम कर सके, है ना, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो अभी क्या है कि बेसिकली बोल रहे हैं कि जैसे चैट जीपीटी हो गया, इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रिसर्च लैब से निकालकर पब्लिक स्पेस में जो है ला दिया है। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल समिट हुई, लेकिन यूनिटी की कमी रही बेसिकली। और फरवरी 2026 में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट जो है वो होस्ट करेगा, ठीक है, इंडिया विल होस्ट दिस समिट। और इंडिया के पास बोलते हैं मौका है, एक कॉरपोरेट डोमिनेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिस्कोर्स को पब्लिक गुड की तरफ जो है वो स्टीर कर सकता है, और ग्लोबल साउथ का जो है वॉइस बन सकता है, और ईस्ट वेस्ट डिवीज़न को ब्रिज करने की क्रेडिबिलिटी रखता है इंडिया। और तो इसके लिए बोलते हैं प्रिपरेशन, जैसे माई गव प्लेटफॉर्म के थ्रू नेशनल कंसल्टेशन हुई, और फोकस था इंक्लूसिव ग्रोथ पर, डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी पर, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके यूज़ को लेके। और प्रपोजल्स क्या रहे, प्रपोजल्स ये हैं कि हर डेलीगेट जो भी आएगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड एक प्लेज ले, है ना, जिसमें कि वो बोले कि जो है रूरल गर्ल्स के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है कोर्स बनाया जाए, डेटा इंटीग्रिटी इंश्योर किया जाए, है ना, डेटा इंटीग्रिटी हो, डेटा सेंटर एनर्जी कट हो, और प्लेजेस को ट्रैक किया जाए, ये जो प्लेज रैंकिंग को ट्रैक किया जाए किसी पब्लिक वेबसाइट पे, ठीक है। और तो ग्लोबल साउथ के बारे में क्या बोला कि पास्ट समिट्स में ग्लोबल साउथ अंडर रिप्रेजेंटेड था। इंडिया प्रपोज करे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर बिलियंस फंड, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर बिलियंस फंड। तो किस चीज़ के लिए, क्लाउड क्रेडिट के लिए, फेलोशिप्स के लिए और डेटा सेट्स के लिए, जिसमें कि 50 अंडर रिजर्व लैंग्वेजेस के लिए मल्टी लिंगुअल मॉडल चैलेंज बनाया जाए, और एक कॉमन सेफ्टी चेक्स रहें, है ना, और प्रोटोकॉल चेक्स और प्रोटोकॉल्स जो है कॉमन क्रिएट किए जाएँ। और इंडिया एक ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी कोलैबोरेटिव प्रपोजल जो है वो रख सकता है ना। और जो कि बेसिकली ना यूरोप जैसा स्ट्रिक्ट हो, है ना, और ना यूएस जैसा लीनियंट हो, तो मिडिल वे में जो है एक प्रपोज कर सकता है। और इंडिया एक वॉलंटरीली और स्पेसिफिक फॉर फ्रंटियर एआई कोड ऑफ कंडक्ट प्रपोज करे, है ना, जैसे रेड टीम रिजल्ट्स डिस्क्लोजर, कंप्यूट लिमिट क्रॉस होने पर रिपोर्टिंग हो, है ना। तो इंडिया का एजेंडा ब्रॉड इंक्लूसिव और जो कोलैबोरेटिव बनाए, है ना, एजेंडा को ये बेसिकली ब्रॉड इंक्लूसिव और कोलैबोरेटिव बनाए, है ना, और ताकि यूएस और चाइना से जो टेंशन है वो कम हो थोड़ा। तो इंडिया के पास मौका है, इंडिया जो है एआई गवर्नेंस में मीनिंगफुल लीडरशिप दिखा सकता है। समिट को पार्टिसिपेशन से प्रोग्रेस की तरफ ले जाना ही असली गोल होगा, इसमें यही बोलते हैं। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे टेम्पल्स ऑफ सोशल जस्टिस, इसमें बेसिकली रिसेंटली तमिलनाडु में जो है एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी चली, इशू जिसमें था टेम्पल फंड्स को यूज़ किया गया जो है कॉलेजेस बिल्ड करने के लिए, ठीक है। इसके पीछे का डीप बैकग्राउंड है, बोलते हैं कि 200 साल पुरानी सोशल जस्टिस मॉडल पर बेस्ड है, जो मद्रास प्रेसिडेंसी के टाइम से है और साउथ इंडिया में काफ़ी एक्सेप्टेड है। तो बोलते हैं कि 1817 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, ने पहली बार रिलीजियस एंडोमेंट्स को रेगुलेट करना शुरू किया, ठीक है, यहाँ से रेगुलेशन शुरू होता है। फिर क्वीन विक्टोरिया का जो 1858 प्रोक्लेमेशन आया, उसमें रिलीजियस प्रैक्टिसेस में इंटरफेरेंस तो मना कर दिया गया, ठीक है, इंटरफेरेंस मना कर दिया गया, बट जो सेकुलर पार्ट्स है जैसे कि टेम्पल का लैंड हो गया या फंड हो गया, उस पर कंट्रोल जो है बनाए रखा, ठीक है। फिर 1925 में मद्रास प्रेसिडेंसी ने जो है हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट पास किया, जो अलाउ करता है टेम्पल का जो सरप्लस फंड है ना, एक सेकेंड, जो सरप्लस फंड है उसको जो है यूज़ किया जा सके, किसी सेकुलर पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सके।
फिर उसके बाद में 1959 में तमिलनाडु हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट भी पास किया गया। इस प्रोविज़न के तहत जो सेक्शन 36 था उसके अंडर अगर कोई सरप्लस फंड है तो उन्हें एजुकेशन पर्पज़ के लिए जो है यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो टेम्पल्स हिस्टोरिकली सिर्फ वर्शिप के लिए नहीं बल्कि एजुकेशन और कल्चरल सेंटर्स भी के रूप में भी यूज़ होते थे, ऐसा बोलते हैं। जैसे कि चोला और विजयनगर एम्पायर के टाइम पीरियड्स में हुआ। और टेम्पल वॉल पर लिखे इंस्क्रिप्शन और पिलर्ड हॉल जो है का यूज़ एजुकेशनल इवेंट्स के लिए होता था, ऐसा बोलते हैं। और जो सेक्शन 66 जो है 1959 एक्ट का है वो अलाउ करता है कि जो है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो है बिल्ड की जा सकती हैं टेम्पल फंड से, है ना, प्रोवाइडेड दे प्रमोट हिंदू स्टडीज़ और टेम्पल आर्किटेक्चर। और जस्टिस सोशल जस्टिस का एंगल इसमें बताते हैं कि जो है सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट ने टेम्पल्स को कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ एक टूल बनाया। और बैकवर्ड कास्ट प्रीस्ट की अपॉइंटमेंट तमिलनाडु और केरला में इसी मॉडल की वजह से हुई। अगर टेम्पल अफेयर्स से गवर्नमेंट का कंट्रोल हटा दिया जाए तो सेंचुरी लॉन्ग सोशल जस्टिस रिफॉर्म्स को सेटबैक मिलेगा। इसमें पूरा यही एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली यूरोपियन यूनियन में यूरोपियन कमीशन क्या कर रहा है। यूरोपियन कमीशन एक जो है ऐप बना रहा है जो एज वेरीफाई करेगा, है ना, एज वेरिफिकेशन ऐप डेवलप कर रहा है जिसका पर्पज़ है जो बच्चों को अनसेफ कंटेंट है ना, जैसे पॉर्न साइट से बचाना। और ये ऐप डिजिटल सर्विसेज एक्ट के अंडर जो है बन रहा है। यूरोपियन यूनियन डिजिटल आइडेंटिटी भी पे बेस्ड होगा। और ऐप का गोल है कि बच्चों की ऑनलाइन सेफ्टी इंश्योर करना बिना एडल्ट्स की प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज़ किए, है ना। तो ऐप सिर्फ 18+ की एज कंफर्म करेगा बिना उनकी एग्जैक्ट एज या आइडेंटिटी डिस्क्लोज किए हुए। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली की ट्रेंड्स टू लाइकली टू शेप ग्लोबल री इंश्योरेंस सेक्टर इन 2025। तो ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनीज जो री इंश्योरेंस कंपनीज जो इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस देती हैं, है ना, वो अभी काफ़ी प्रेशर में है। पहले यूएसए ने 57 कंट्रीज से आने वाले इंपोर्ट्स पे 25% जो है तक टैरिफ ड्यूटी जो है लगा दिए हैं, है ना। और फिर इज़राइल ईरान वॉर हो गया, एयरप्लेन क्रैश हो गया जो है इंडिया में, ठीक है, और ने सिचुएशंस और भी बिगाड़ दी है। तो टैरिफ के कारण इंपोर्टेड गाड़ियों और स्टील आइटम्स की कॉस्ट बढ़ गई है। इससे इंश्योरेंस क्लेम का कॉस्ट भी बढ़ गया है। और री इंश्योरर को जो है पॉलिसीज़ के कवरेज लिमिट और प्रीमियम प्राइसिंग दोनों रिवाइज़ करनी पड़ रही है। और एयर इंडिया क्रैश के बाद एविएशन इंश्योरेंस और स्ट्रिक्ट हो गई है। ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो भी जो है बढ़ रही है क्योंकि क्रॉस बॉर्डर सर्विसेज महंगी हो गई हैं। तो अब बोलते हैं अगर यूएस एक फ्लैट 10% टैरिफ भी लगाता है तब भी इंश्योरेंस मार्केट डिसरप्ट होगा। और इकोनॉमिस्ट मान रहे हैं कि जो है ग्लोबल स्लोडाउन आ सकता है और इंश्योरेंस डिमांड कम हो सकती है। और स्पेशली एशिया और लैटिन अमेरिका जैसे मार्केट जहाँ प्राइस सेंसिटिव हैं। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली इजराइल ऑर्डर्स इवैक्यूएशन ऑफ सेंट्रल गाजा एज टॉक्स फेल्स, इजराइल किल्स 85 ट्राइंग टू रीच 8 साइट्स अक्रॉस गाजा। तो इजराइल ने सेंट्रल गाजा के कुछ हिस्सों में इवैक्यूएशन ऑर्डर्स दिए हैं जहां पहले ग्राउंड ट्रूप्स के ऑपरेशन कम था। और ये स्टेप हमास के साथ चल रही ट्रूस डील के बीच लिया गया है, लेकिन अब तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं आया है ना। और संडे को 85 पैलेस्टीनियंस जो राशन एड लेने गए थे उनकी मौत हो गई। और सबसे ज़्यादा जो है नॉर्थ गाज़ा में मारे गए लोग। और ये बेसिकली बोल रहे हैं कि जो गाज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन है जो कि वहाँ पे एड दे रही है, उसमें जब लोग एड लेने जा रहे हैं तो इजरायली ट्रूप्स जो है उन पे फायर कर दे रहे हैं। तो बहुत ही बड़ा ह्यूमैनिटेरियन डिज़ास्टर क्राइसिस है। और साउथ गाज़ा के राफा में जो है 13 लोग मारे गए, है ना। और गाज़ा के जो हॉस्पिटल्स हैं क्रिटिकल कंडीशन में भरे पड़े हुए हैं। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे पुतिन मीट्स एडवाइज़र टू ईरान खामिनीज फॉर न्यूक्लियर टॉक। तो रशियन प्रेसिडेंट ने ईरान के सुप्रीम लीडर के न्यूक्लियर एडवाइज़र के साथ क्रेमलिन में एक सरप्राइज़ मीटिंग की जिसमें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिडिल ईस्ट की टेंशन पर जो है डिस्कशन हुआ। रशिया जो है कि एक ईरान का एलाई है, उसने जून में यूएस इजराइल के बॉम्बिंग कैंपेन के बाद भी ओपनली ईरान को सपोर्ट नहीं किया। और रशिया ने बताया कि पुतिन ने रीजन को स्टेबलाइज़ करने के पीसफुल तरीके से अपना स्टैंड रिपीट किया है। इसके अलावा ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के साथ भी ईरान के साथ न्यूक्लियर टॉक्स करने वाले हैं जिसमें ईरान ने एग्री किया है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे रशिया ओपन टू पीस बट अचीविंग गोल्स रिमेन प्रायोरिटी।
तो रशिया ने कहा कि वो यूक्रेन के साथ शांति चाहता है, लेकिन अपने गोल्स अचीव करना उसकी प्रायोरिटी है ना। और उन्होंने बोला कि पुतिन पीस टॉक्स के लिए तैयार हैं, लेकिन यूक्रेन को 4 रीजन्स के साथ से हटना होगा जो रशिया ने 2022 में इलीगली एनेक्स किया था, और यूक्रेन को नाटो ज्वाइन करने से भी मना करना होगा। और यूक्रेन ने नए पीस टॉक्स के प्रपोज़ल दिए हैं, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रम्प ने जो है रशिया को 50 दिन का जो है वो अल्टीमेटम दिया है, वरना टफ सैंक्शंस और आर्म सप्लाई यूक्रेन को मिलेगी, ऐसा बोला है। और रशिया ने बेसिकली एक और यूक्रेन का विलेज पर कब्ज़ा कर लिया है, और ड्रोन अटैक भी बढ़ गए हैं, है ना। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन, जिसमें हमने सारी न्यूज़ को अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया, इवन आर्टिकल्स भी डिस्कस किए। और हम लोग वैसा नहीं करते कि 4-5 आर्टिकल्स पढ़ा के और पूरा डे का कवर कर दें, तो हमने पूरा पेपर कवर किया और हमेशा करते हैं। तो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।